नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे तक देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई वार्ता। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में हुआ प्रबोवो सुबियांतो का औपचारिक स्वागत। पंद्रहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम बार के युवा मतदाताओं को दिए एपिक कार्ड। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के कार्यों की सराहना की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों से आए हुए विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया आत्मीय संवाद। कहा, गांव और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह कुछ ही देर में जारी करने वाले हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की अगले किस्त। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के चुनाव प्रचार पर अब भी सस्पेंस, तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने अरविंद केजरीवाल को बताया सांप्रदायिक। और अमेरिका में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। 26/11 आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मिली मंजूरी। फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है राणा। और हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने आपसी सहयोग में हो रही प्रगति की भी समीक्षा की। और इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचने पर पीएम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध सदियों से कायम है। इंडोनेशिया एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत इलाके के भारतीय विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राजघाट भी गए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। देश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने प्रथम बार के युवा मतदाताओं को एपिक कार्ड दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को इंडिया वोट्स 2024 अ सागा ऑफ डेमोक्रेसी शीर्षक वाली ECI कॉफी टेबल बुक की पहली प्रति भेंट की। आयोग द्वारा राष्ट्रपति को बैलेट में विश्वास, भारत के 2024 के चुनावों को आकार देने वाली मानवीय कहानियां भी भेंट की गई। यह पुस्तक मानवीय रुचि की कहानियों का एक संग्रह है जो इन चुनावों को अलग बनाती है। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए CEO जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र को पुरस्कार दिया गया। ECI मीडिया पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दूरदर्शन को दिया गया। राष्ट्रपति ने 60% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग को बधाई दी। 2024 के लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में पूरे देश में 2 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग ऑफिसर्स तथा कर्मचारियों सहित लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने अपने
मताधिकार का प्रयोग किया है। इस संख्या की विशालता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की कुल आबादी लगभग 44 करोड़ है। समावेशी लोकतंत्र की प्रभावशाली झलक चुनाव में देखने को मिलती है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में लगातार 66% से अधिक मतदान के लिए मैं निर्वाचन आयोग और मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन चुनाव में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे समाज और देश के समग्र विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं तथा सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी मतदाता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पिछले 7 दशकों में तमाम चुनाव कराकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। इसके लिए चुनाव आयोग का देश आभार व्यक्त करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पिछले 75 वर्षों में चुनाव सुधारों को लेकर तमाम ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। चुनाव आयोग ने विगत 7 से भी अधिक दशकों से देश में आयोजित 18 आम चुनाव, 416 विधानसभाओं के चुनाव व 98 करोड़ से अधिक मतदाताओं तथा सांस्कृतिक, भौगोलिक व सामाजिक विविधताओं से भरे हुए देश में दोष रहित व शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराकर अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि पिछले सालों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। साथ ही पिछले सालों में हमें चुनाव के मामले में बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी हमें और बहुत सारे सुधार करने हैं। जब हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में मना रहे हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जनवरी 2025 में आज देश में वोटर्स की संख्या 99 करोड़ के पार कर गई। वी आर गोइंग टू बी द नेशन ऑफ 1 बिलियन वोटर्स वेरी सून, मे बी नेक्स्ट ईयर। द 2024 लोकसभा इलेक्शंस क्रिएटेड मेनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स and milestones. It made a historic moment as India set a world record with more than 640 million voters casting their vote. It was more than 1.5 times that of the combined voters in G7 countries during their last election. और अब बात गणतंत्र दिवस की चल रही तैयारियों की। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों से आए हुए विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मीय संवाद किया। इस कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, जुएल ओराम और नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं लद्दाख से भारत दर्शन के लिए निकले छात्रों को गृह मंत्री ने पुस्तकें भेंट की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम हमारे दृष्टिकोण में बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये गांवों और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करने का कार्यक्रम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के डिटेल में जाएंगे तो सड़कें भी बनेगी, दूर संचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी। सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का एक कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का। ये बदले हुए दृष्टिकोण का परिचायक। देश के विकास की बात कोई नई नहीं है। 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है। मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी
देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई। देश का विकास इस तरह से हो कि जो देश के हर नागरिक को स्पर्श करे, और देश का विकास इस तरह से हो जो देश के हर क्षेत्र को स्पर्श करे। तो सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए अतिथियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। आज पीएम मोदी की सोच का ही नतीजा है कि हम देश के अंतिम गांव को अब देश का पहला गांव कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच, जिस तरीके से उन्होंने देश को एकीकृत करने के साथ साथ मजबूत बनाने के साथ साथ हर छोटे पहलुओं पर ध्यान रखा, और उसी सोच का नतीजा है कि जो आम भाषा में हम कहते थे देश का अंतिम गांव, आज वह भाषा बदल गई है और हम आज उसको देश का पहला गांव कहते हैं। यह परिवर्तन आया है, इसको हमको समझना चाहिए। और वाइब्रेंट विलेज को किस तरीके से वाइब्रेंट किया जाए, ये सिर्फ शब्द न रह जाए, इसको आकार दिया जाए और इसको रूप दिया जाए, उसके लिए बहुत प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने बारीकियों से सारी चीजों को देख करके उसको करने का, उसको आगे बढ़ाया है। और कार्यक्रम में अतिथियों के साथ संवाद करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज में रहने वाले लोगों की बेहतर स्वास्थ्य को लेकर मंत्रालय प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक 37 प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दी है, और 37 प्रोजेक्ट के तहत हमने कोशिश की है कि आपके यहाँ जो गर्भवती बहनें हैं उनकी एंटीनेटल चेकअप कम से कम 6 बार हो सके। सिर्फ वाइब्रेंट विलेज के विकास के लिए 40.1 करोड़ रुपए सिर्फ इस साल खर्च करने का तय किया है, ताकि आपका विकास हो। और मैं भारत सरकार की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हर साल विशेष प्रयोजन बना करके वाइब्रेंट विलेज को वाइब्रेंट बनाने के लिए वाइब्रेंट हेल्थ सिस्टम भी खड़ा करेगा, और वहां स्वास्थ्य की सुविधाओं को माकूल पहुंचाया जाएगा। और इस बार गणतंत्र दिवस पर अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया गया है, और इसी क्रम में अलग अलग राज्यों से करीब 500 आशा वर्कर और उनके जीवन साथियों को भी समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आशा वर्कर की अद्वितीय योगदान की सराहना करते हुए स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सुविधाओं की रीढ़ हैं, और गणतंत्र दिवस में उनका हिस्सा लेना गर्व की बात है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में करीब 500 आशा वर्कर्स व उनके परिवारजन दिल्ली आए हैं। सभी मानते हैं कि वो हमारी स्वास्थ्य जो पूरी सेवाएं हैं उसकी नींव है, और इसलिए हम उनका बहुत ही अभिनंदन कर रहे हैं। आज इस सभागार में आकर के हम सबको नारी शक्ति का भी नारी शक्ति भी महसूस हुई है। सभी आशा बहनों को, पूरे देश भर की आशा बहनों को जो आ पाई या नहीं आ पाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आई आशा कार्यकर्ताओं ने इसके लिए खुशी जताई। इस बार के गणतंत्र दिवस में मैं पहली बार शामिल हुई हूँ। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को सादर नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरा श्रेय मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि पहली बार इस सभा में मैं आई हूँ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे आकर, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू मोदी जी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पहली बार हम दिल्ली आए, मतलब दिल्ली ही हमने तो पहली बार देखा है, और गणतंत्र दिवस में हम जो शामिल हो रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ है। अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस कर रहे हो। अपने जीवन साथी के साथ पहला मौका मिला है। हम खुद को मतलब हमेशा एक छोटी वर्कर सोचते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे मन में एक थोड़ी भावना थी, बाकी यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। गणतंत्र दिवस पर मैं पहली बार यहाँ आई हूँ
तो वो कार्यक्रम देख के मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मैं पहली बार अपनी आंखों से देखूंगी। बहुत प्राउडली फील हो रहा है, फैमिली वालों को भी बहुत ही प्राउडली फील हुआ है। फेस टू फेस मैं प्रधानमंत्री जी का भी प्रोग्राम देखूंगी, उनसे मिलूंगी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सब। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि एक आशा वर्कर स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाएगा, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज के कुछ और बड़ी खबरें। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से और मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड की साक्षी बनने के लिए देश भर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी दिल्ली आए हैं। तो इस मौके पर इन लोगों को प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने का अवसर मिला। पीएम विश्वकर्मा योजना से इन लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से बात की हमारी सहयोगी शहला निगार ने। हम यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बहुत सारे लाभार्थी जो कि देखने आए हैं 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड को। और इस परेड को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे हैं जो पहली बार हवाई यात्रा करके आए हैं। आइए जानते हैं 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए आए हैं, कैसे मिला ये मौका? मौका तो बहुत अच्छा से मिल रहा है, क्योंकि हम पीएम विश्वकर्मा योजना से अप्लाई किया था। उसी योजना में अप्लाई करने के बाद हमको ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग मिले उसके बाद भी स्टाइपेंड भी मिला हमको, इसीलिए हम बहुत खुश हुए और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू बोलना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से हमें यहाँ पे 26 जनवरी परेड में आने का मौका मिला। सौभाग्य बात की है और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का मौका मिलेगा और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा के योजना के तहत मुझे ट्रेनिंग मिली थी और ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट, और इसके कारण मुझे बैंक द्वारा लोन दिया गया था। 26 जनवरी के फंक्शन में मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा चप्पल का सिलाई का काम है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को जो 6 महीने का ट्रेनिंग दिया है वो भी अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे को अभी किट आने वाला है और लोन भी सैंक्शन होने वाला है मेरे को। हम इधर प्रधानमंत्री को मिलने के लिए 26 जनवरी के लिए आए, बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। चक्कल का काम करते रहते हैं, स्पून 100 खिलौने बनाते हैं, स्पूना बनाते हैं, चमचे बनाते हैं, सुब्बी बनाते हैं, भोज बनाते हैं। ये मोड़ी सर से है ना, बहुत से धन्यवाद अच्छे नासी करी, हमें प्लेट में बैठी आई सारा मिले को हम ना सेहतागी सिले लगी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 26 जनवरी की परेड में यहाँ आने का हमें मौका मिला और एमएसएमई के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत से हमें लोन मिला और हमारी ज़िंदगी बदली, उसमें तरक्की भी हुआ। हम विश्वकर्मा योजना को ट्रेनिंग लिया था 5 दिन, तो हमको उसकी लाभ भी मिला। उसके 50,000 लोन भी हमको लिया हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो हमको 15 अगस्त से हमको राष्ट्रपति भवन बुलवाए थे। हम पल्ली से दिल्ली आई तो उड़ान बैठकर तो हमको बहुत खुश हुई। गांव लोगों से बहुत सम्मान मिला है। तो फिर हमको प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी को बुलवाया तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुश है। हम बहुत खुश। सौभाग्य है मेरा कि मुझे सामने से देखने का मौका मिला और मैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक योजना निकाला गया विश्वकर्मा योजना, जिससे कि महिलाएं बहुत ही आगे जाएगी। जहाँ की 100 रुपये कमाते थे, अभी उनके हेल्प से हम लोग को लोन मिला और उससे हम लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। इससे उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद उनको। यहाँ आके बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हम लोग को आमंत्रित किया। हमारे काम बहुत स्लो चल रहा था। अब ये सर की हेल्प से हमने लोन हमें मिला पीएम विश्वकर्मा की योजना की तहत, और उससे हमें प्रोसेस बहुत हुई है हमारे काम में ना, आगे हम बहुत बढ़े हैं। बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। ट्रेडिशनल मलाकारदा ट्रेनिंग फंगजरे अदुगा ट्रेनिंग असी फंगबदगी अहाक याम नुंगाई अदगी अहाकना सिनफम अमा मिनिस्टर का साइड से हम लोग को इनवाइट मिला है, इसलिए 26 जनवरी के लिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ इन दिल्ली में। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा। दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। अमित शाह आज दिल्ली में 2 जनसभाएं और 1 रोड शो करने वाले हैं। राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में अमित शाह रैलियों को संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा के विकास कार्यों और प्रमुख मुद्दों पर जोर देंगे। जनसभा के दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और दिल्ली वासियों के लिए भाजपा के भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अमित शाह आदर्श नगर में रोड शो भी करेंगे। इस दौरान अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र को भी जारी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही अपने 2 संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, जिनमें पार्टी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया है। इसके अलावा भी कई वादे किए गए हैं। अगली खबर, भारतीय रेलवे ने आज श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू किया। ट्रेन अंजी खाद पुल से भी गुजरेगी, जो भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है। ट्रेन को विशेष रूप से कश्मीर घाटी की ठंडी जलवायु के अनुसार डिजाइन किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज को वंदे भारत ट्रेन पार करती हुई देखी गई। और अब बात एक बड़ी कूटनीतिक जीत की। तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण मामले में आज भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और अब उसे भारत लाया जा सकेगा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राणा की सजा के खिलाफ दायर की गई रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। भारत काफी समय से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता आ रहा था। उस पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। वो कथित तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ है, जो हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल अमेरिका की सरकार ने काफी पहले ही राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा था और कानूनी पेंच का सहारा ले रहा था। इससे पहले प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा ने अमेरिका की निचली अदालत में याचिका दायर की थी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी राणा को करारा झटका लगा है। बता दें कि तहव्वुर राणा इस समय लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।